सत्यजित कारगिल, पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ और राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र की जो जन्मभूमि है, शिवाजी की जन्मभूमि है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि है, संत ज्ञानेश्वर तुकाराम इनकी जन्मभूमि है और मेरी आज कर्मभूमि है। मुझे बहुत प्राउड होता है कि मुझे भी इस जगह ने आश्रित दिया और अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सभी का मैं धन्यवाद बोलता हूँ, पूरे गांववासियों का बोलता हूँ, हमारे सैनिकों का बोलता हूँ जिन्होंने हमें इस योग्य समझा और यहाँ पर बुलाया, और उन सैनिकों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दे दिया। तो हमेशा बोलता रहता हूँ कि गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, मां भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाए मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। अभी मुझे मराठी तो इतनी आती नहीं, मगर जो हिंदी में बताया, जितने भी यहाँ पर सैनिक महापुरुष बैठे हुए हैं, अभी जो ये काम किया है, मैं सच बोलता हूँ कि सैनिकों के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम राष्ट्र को संभालने वाले बंदे हैं। राष्ट्र की जो कमांड है, ये तो आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है जो सर्वप्रथम हम लोग नेता लोगों को रखते हैं। मैं मंत्री जी से बोल रहा था, दो चार बातें मेरी सुन के जाना, लेकिन वो चले गए, क्या करूंगा मेरी। हम लोग क्या रहे, कुछ भी रहे, दिल्ली में कौन सी सरकार बैठी हुई हमें मतलब नहीं रहता, हमारे एक ही मतलब है, राष्ट्र की आन बान और शान हमारा तिरंगा, वो हमें लहराता हुआ चाहिए। बस आप खुद इसके भागीदार हैं, साक्षीदार हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोग, जितने भी मेडल लगा रखे हैं, और उनसे बड़े हकदार ये हमारी माताएं हैं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो नमन करना है तो इन माताओं को करिए, क्योंकि इनके बिना कोई कुछ भी नहीं है। आज मैं भी, मेरी माँ जन्म नहीं देती तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता। इनका योगदान सबसे बड़ा है, मगर हम भूल जाते हैं। आज भी हम लेडीजों को दूसरे दर्जे का समझते हैं। आप देखिए, जब ये हम लोग पैदा होते हैं तो खुद गीले में रह के हमको सूखे में रखती हैं, उपवास रखती हैं, और हम लोग कुछ नहीं करते। एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोग सिर्फ कमांड झाड़ते हैं इनके ऊपर कि घर बैठे रहते हो, क्या करते हो तुम लोग। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर का इनको हक देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर बैठे सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। हम बॉर्डर पर रहते हैं, हमारा पीछे का पूरा काम दाम यही संभालती है। कब बच्चा बीमार हो जाता है, कब गैस खत्म हो गया, कब खेती बाड़ी देखना है, सारा काम इनके अंडर में रहता है। हम तो खाली राष्ट्र को समर्पित रहते हैं। तो नमन है इनको, और इन लोगों के लिए एक बार ताड़ी बजानी चाहिए, जितनी भी हमारी माता यहाँ पर बैठी हुई है। आज जो पीछे आप लोगों ने फोटो लगा के रखी हुई है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं भी मात्र 18 साल का था और इनकी फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था। मेरे खानदान में कोई भी सैनिक नहीं था। मैं बचपन से मेरे दादाजी के साथ जब खेती में जाता था और दीपावली में जब साफ सफाई होती थी तो इनकी फोटो देखता था मैं, और हर बार इनकी फोटो को संभाल के रखते थे, बाकियों की फोटो बदली कर देते थे। तो मैं जब बच्चा था मेरे दादा को बोलता था कि मैंने भी फौजी बनना है, तो मेरा दादा बोलता ठीक है बनना। तो उनके सपने साकार हुए। 71 वार 65 वार के बारे में मेरे दादा मुझे बताते थे, देश आजाद कैसे हुआ, और यही चीजें मैं पढ़ करके भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया। हमारे पिताजी ने मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम तक डेड बॉडी भी आती नहीं थी, आप लोगों को सबको पता है, मगर मेरे दादा ने बहुत सपोर्टिंग किया। आज भले उस दुनिया में नहीं है, मगर आज भी मेरे हृदय के अंदर वो है, क्योंकि उनकी परवरिश के कारण मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। राष्ट्र को समर्पित है, जैसे सर ने बोला है, हम लोग आज भी है ना, मैं आप सब सैनिकों को क्यों बोलता हूँ, ये जो आप चीज बनाई है ना, ये एक हम लोगों ने एक इतिहास रचा हुआ है, और ये यहाँ महाराष्ट्र के अंदर इतिहास रचा, इसका एक चिंगारी जानी चाहिए पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे ऑल ओवर भारत के अंदर। ये देखो एक सैनिकों ने किस चीज की शुरुआत की है कि भरा नहीं जो बाहों से बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। प्यार दो टाइप के होते हैं, देशभक्त हम सभी हैं, राष्ट्र को समर्पित है। यहाँ पर भी आप लोग बिना वर्दी वाले देशभक्त हैं, मगर हम लोग जो वर्दी पहनते हैं ना, मौत हमारे सामने रहती है, यहाँ उस चीज का डर नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि भक्त सब नहीं है, सभी हम लोग भक्त हैं, मगर हम लोग समर्पित हो जाते हैं। देखिए आप भिन्न भिन्न जाति प्रांतवाद क्षेत्रवाद से आकर के अनेकताओं में एकता की मिसाल होते हैं, वो है हमारी भारतीय सेना। कभी भी यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ 24 घंटे में कई बार यहाँ आता हूँ ना, तो मैं स्टार्टिंग में बड़ा अजीबोगरीब लगता था, अरनेम का है तुझा, सरनेम का है तुझा। मैंने बोला यार क्या सरनेम अरनेम के चक्कर में रहते हो तुम लोग सरनेम अरनेम लेके पैदा हुए थे, ये बताइए। मनुष्य नगन आया है, नगन चला जाएगा। छोड़ो इन चीजों को, छोड़ो और राष्ट्र के ऊपर भी समर्पित हो जाइए। जैसे हम सैनिक हैं, देखिए आप, हम सैनिक हमेशा एक ही वर्दी रहती है, एक ही भोजन रहता है।
क्यों हम लोग एक दूसरे के ऊपर इतना जान देने के लिए तैयार रखते हैं? क्योंकि हम राष्ट्र को प्रति समर्पित रहते हैं और निस्वार्थ काम करते हैं। ये जो वर्दी हमने पहनी हुई ना, ये किसी को लेने के लिए नहीं पहनी, हम लोगों ने देने के लिए पहनी हुई है। हमारा जन्म ही देश के उद्धार के लिए हुआ है। तो ये भली भांति हम सैनिक करते आ रहे हैं। कोविड में भी देखा होगा आप लोगों ने, नेता लोगों ने भी हाथ उठा दिए थे, फिर हमारी भारतीय सेना ने एंट्री मारी और देखो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं रही, सब चीज की कमी नहीं रही। मगर हम लोग सैनिक ना यहाँ आकर के कभी अपने आप को कमजोर समझने लग जाते। कमजोर मत समझो, अपना एक खुद का जो हम लोगों ने सेना में सिखाया गया था, खुद के कंधे के ऊपर इतना दम रखो कि जब बंदूक चलाते तो अपने बाजुओं के ऊपर ही दम होना चाहिए, दूसरों के बाजुओं पर नहीं चलाना। और युवाओं को भी हमने यही सिखाना हुआ है। जाति, मजहब, पंथवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके अगर हमने कुछ चीज करनी है वो सैनिकों करते हैं और सैनिकों को फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। जीती जागते उदाहरण हर जगह है। आज आप लोगों ने इतना मोटा काम किया, जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के सामने हूं, क्योंकि कभी भी सैनिक ना हार नहीं मानता है और हार माननी भी नहीं चाहिए सैनिकों, क्योंकि हम लोगों को सिखाया जाता है कि आखिरी गोली और आखिरी दुश्मन। तो इसीलिए हमेशा जो समर्पित रहता है, हर आदमी हर चीज को फॉलो करता है, मगर जो सेना का अनुशासन है उसको कोई फॉलो नहीं करता। आज जाति मजहब के कारण हम लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर आप सोचिए क्या सच में उस धर्म को मानते हैं जिस धर्म के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं? अभी कल परसों भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी। आप लोगों ने पता होगा, जिसको किसी ने पढ़ने नहीं दिया पूरा देश आज उसको पढ़ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका स्टैचू यहाँ पर रखा हुआ है, उनका तिलक नहीं होने दिया था और आज हम कितनी बड़ी बड़ी जय जयकार इनकी बोल रहे हैं जब वो जिंदा था। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर है ना एक कहावत है, जब तक साला मरेगा नहीं तब तक महान नहीं कहलाएगा। जिंदा आदमी की वैल्यू नहीं है कुछ भी, कोई भी लगा लो आप। यहाँ पे जितने भी अभी कैप्टन साहब ने भी, आपकी पूरी टीम ने इतना काम किया हुआ है, देखो छोटी पर्सन दिल से होना चाहिए, दिल से समान होना चाहिए। नहीं यार, आप लोगों की सोच है, इतनी सलाम है इन सैनिकों को कि ये सोच आई और एक हम ऐसा काम करें, तो ये उसको जिंदा है जब उनको नमन करना चाहिए। मरने के बाद बोलेंगे यार इन लोगों ने ये किया, वो तो सुनने वाला थोड़ी है। तो इसलिए आप जो सेना के आगे सेना है, जितने भी आप लोग बैठे हुए गांववासी, आप लोग सब सैनिक हैं, क्योंकि आपके पास में ऐसे ऐसे वीर महापुरुष योद्धा हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्र के अंदर जाकर के अपनी ड्यूटी दी है और उनकी कहानियां सुनी है। ऐसा नहीं युद्ध लड़ना, चलो हमको मौका मिल गया, हमें युद्ध लड़ने का मौका मिला हुआ अलग बात है, मगर जिन्होंने भी ड्यूटी दिया है ना, हर सैनिक ने वो एक युद्ध के माफी की ड्यूटी दिया हुआ है, अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित किया हुआ है। भले के बाद जो यहाँ पर ठीक ठाक बैठे हुए हैं, मगर उनका भी उतना ही योगदान है जितना हमारा योगदान था। ठीक है, हम वहां पर थे, हमें मौका मिल गया। मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ी बातें कारगिल युद्ध के बारे में बताता हूँ। कारगिल युद्ध से पहले तो ट्रेनिंग मैंने यही राष्ट्र महाराष्ट्र में किया। और मैं आपको कहानी बताता हूँ, जब मैं गाँव से आया तो उस टाइम चिट्ठी पत्र कोई नहीं होता था, तो लिखा आया वारंट के अंदर, वारंट मिलते थे उस टाइम कि महाराष्ट्र जाना। तो गाँव वाले इतना जोर दे के बोलते थे महाराष्ट्र, तो ऐसे डर लगता जैसे विदेश में जा रहा हूँ मैं। तो किसी तरह ट्रेन पकड़ के और नासिक में उतरे। उस टाइम डबल डेकर ट्रेन चलती थी और वो पुराना ट्रक होता था फौजियों वाला, वो ट्रक जब लेने के लिए आया और हम बैठ के जा रहे थे और जगह जगह लिखा था शिवसेना शिवसेना शिवसेना। तो हम फौज में गए और वो 15 पैसे का चिट्ठी आता था वो लिया और सादर प्रणाम और अपने दादाजी को चिट्ठी लिखी कि यहाँ पर भारतीय सेना के अलावा भी कोई सेना है, वो है शिवसेना। उस टाइम आप लोगों सबको पता कि बाबा साहब की कितनी कमाल चलती थी, हमको पता नहीं था कि विराजकान वाली शिवसेना है क्या ये, मगर उस टाइम हमने सोचा कि भाई ये भी कोई सेना है। तो ये एक आज भी एक किस्सा है, ये मेरे जीवन के अंदर चयन कर गया कि देखो भाई, जैसे यहाँ पर यादें जुड़ी हुई है। और फिर चोट लगने के बाद में मुझे यहीं पर ट्रेनिंग किया था, तो उससे बोले कि भाई यहीं पर महाराष्ट्र में रहो, और महाराष्ट्र ने मुझे बहुत प्यार दिया, ऐसी बात नहीं है और आज भी दे रहे हैं। ये चीज पूरे विदेशों के अंदर भी जानी चाहिए। जैसे आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें, गुजरात और महाराष्ट्र एक 2 राष्ट्र ऐसे हैं जो सबका बोझ डालते हैं यहाँ पर। आप देखिए, आप जीवन में देखने वाली बात है कि यहाँ पर कोई बिहारी है, कोई उत्तर प्रदेश वाला, कितने आदमी को उन्होंने डांट के रखा हुआ है और कितना सुकून से जीते हैं यहाँ पर। तो ये प्रेम जो सिखाता है वो पूरे देश ने सीखना चाहिए, वरना आप उत्तर भारत में भी चले जाओ, दिन के अंदर भी गुंडागर्दी हो जाती है। तो इतना सुकून है। जब आज विदेशों की बात करते हैं, उन्होंने अपने मातृभूमि के ऊपर एक प्राउड होना चाहिए कि नहीं, राष्ट्रों में राष्ट्र है और वो है महाराष्ट्र। तो बिल्कुल हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन है। ट्रेनिंग करने के बाद में मेरी जो पहली पोस्टिंग है ऑपरेशन रक्षक में हुई। पहली बार हमने AK-47 देखने का मौका मिला, क्योंकि टांडा में सुनील इसका संजय दत्त जी का नाम सुना था कि AK-47 थी, मगर पहली बार हाथ में लिया। श्रीनगर में जा रहे थे हम लोग, बड़ा मजा था कि चलो बर्फ देखेंगे, ये था वो था, मगर जो हमारे सीनियर थे उन्होंने बोला भाई हम लोग टूरिज्म नहीं जा रहे हैं, हम तो दहशतगर्दों का नाश करने के लिए जा रहे हैं। चरम सीमा पर तो आतंकवाद, आप लोगों को पता 90 के अंदर इतना आतंकवाद था।
तो हम लोगों को आज उड़ी सेक्टर सबका नाम छोड़ा, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पट्टन, जीरन, निहालपुरा, सागरी, भटपुरा, गुलमार्ग, तंगमार्ग, जी ऐसे हमारी पूरी बटालियन को बांट दिया गया। तोहफे हमारी जमा हो गई और इन्फेंट्री का रोल दे दिया गया। 2 महीने हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया दूसरी यूनिट से और फिर AK-47 चलाना सीखा। गांव गांव कॉर्डन करते थे। वहाँ 6 महीने हो गए थे। मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करके इतना अच्छा रिजल्ट आया। 2 महीने मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, 2 महीने दूसरों को सिखाया। उसके बाद रेजिमेंट में आए तो रेजिमेंट में दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी, तो हमारे रेजिमेंट का एक खुफिया विभाग था जिसको हम लोग इंटेलिजेंट बोलते हैं। शिव साहब ने बोला उसमें जाओ भाई। तो मैं और मेरे जूनियर जो कोर्स किया था, हालांकि सीनियर थे, कैप्टन अशोक पाटिल साहब सांगली के रहने वाले और उन्हें कैप्टन से रिटायरमेंट हुए, उन्होंने भी कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया। दोनों आदमी हम लोग खुफिया विभाग में रहे 8 महीने तक। सिविल ड्रेस में रहते थे, कश्मीरी वेशभूषा रहती थी और पीछे हमारे प्रोटेक्शन रहती थी, जगह जगह घूमते रहते थे। उस प्रोटेक्शन से हमें ये लाभ मिला कि 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने का मौका मिला। और एक किस्सा ये सुनाता हूँ कि कई बार क्या होता, CO और ब्रिगेड कमांडर बड़े गुस्से होते थे, हमें सफलता नहीं मिल रही। हम जब भी टिप डेट मिलती थी, हम वहां जाते थे तो आतंकवादी हमारे से पहले भाग जाते थे। तो बड़ा दिल में दुखद आता था कि यार ऐसे क्यों हो रहा है। तो CO के ऊपर कमांडर का प्रेशर था और CO हमारे ऊपर प्रेशर डालता था, क्या कर रहे हो, ये था वो था। फौजी लोगों को पता है प्यार से कौन बोलता है, गाड़ी चलती थी उधर तो ये तो बोल नहीं सकते अभी। तो बड़ा दिक्कत थी। एक दिन क्या हुआ कि बड़ा हताहत हो रही थी, भाई टिप मिलते ही आतंकवादी फिर भाग जाते हैं। तो हमने जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसे किया। रोड के ऊपर तो थी, सिविल बसों को रोका गया। सारी 8 ST जो उसकी ट्रांसपोर्ट की थी, कश्मीर ट्रांसपोर्ट की 8 बसों को रोका। ड्राइवर उनका ही था, सवारी उतार दिया और सब आदमी फौजी आदमी सीटों के ऊपर लेट गए और बोले चलो उस गाँव में भाई। तो उस गाँव में गए और अलग अलग गाँव से, मतलब आप लोगों सबको पता है कि गाँव इधर उधर एक घर उधर उधर रहता है, तो 4-5 तरफ से गाँव को घेर लिया। गाँव को घेरने के बाद में सब आदमी चेकिंग करते करते और सबको मस्जिद में भेज रहे थे। ऐसे भेजते रहे, भेजते भेजते लास्ट में एक घर रह गया। उसका जो बेटा था वो पुलिस में था और बाप मास्टर था, कैंप में आना जाना लगा रहता था। तो वो जोर जोर से कश्मीरी में चला रहा, साहब इधर कुछ नहीं है, साहब इधर कुछ नहीं है। सब बोले भाई इतना क्यों चला रहा है, तुम कम से कम शांति तो रहो, भले अभी चेक कर लो। अभी हमने सब चेक कर लिया। तो शिव साहब फिर निराश थे कि यार कुछ भी नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता है। माँ साहब टिप तो पक्की है लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी कैसे हो सकता है। आखिरी घर था तो ऊपर 2nd फ्लोर पर लकड़ी के मकान बने होते हैं, तो उसमें बस आप चेक कर सकते हो। 3 आदमी, एक ऑफिसर, एक जवान, एक JCO अंदर गए। ऊपर जाके देखा तो ऊपर जैसे 2nd मंजिल पर चढ़े, देखा भाई ऊपर 2nd फ्लोर पे खाली है। उसने बोला सर कुछ भी नहीं है, अभी भी निराशा, चलो चलते हैं। तो एक गन्नर सुरेंद्र कुमार था, उसने बोला साहब ये गद्दे हैं, यहाँ देख लेते हैं। बोला गद्दों के नीचे क्या आएगा, नहीं चलते हैं। ऑफिसर और JCO जैसे चलने लगे, उससे रहा नहीं गया, वो भागा और उसने गद्दे के ऊपर हाथ रखा, आतंकवादी के सिर के ऊपर हाथ लगा और उसने अंदर से ही फायरिंग खोल दिया। सीधी गोली ऑफिसर को लगी और पता हो गया कि भाई आतंकवादी है। मतलब हमारे लिए तो एक ऐसा मिल गया था जैसे मतलब एक प्रसाद मिल गया उनको कुछ कुछ। तो उसे दूसरी मंजिल से छलांग लगाई, हेलीकॉप्टर मंगाया और ऑफिसर्स को तो श्रीनगर भेज दिया और फिर आमने सामने की फायरिंग शुरू हो गई। 4:30 बजे की ये बातें हैं। लगभग पूरी रात अगली मॉर्निंग 5-6 बजे तक ऑपरेशन चला, जिसमें 3 आतंकवादियों को हमने मौत की घाट उतारा और हमारे एक अवतार सिंह सर शहीद हो गए। ये सिलसिला जारी ही था कि वहां पर चुटमुट की खबरें आ गई कि भाई कारगिल के अंदर ऐसे ऐसे हो गया है। तो वहां भी हमने सोचा भी नॉर्मल आतंकवाद होगा, मगर नीचे से जो फौज आने वाले थे वो लेट हो रही थी और हमको भी स्टैंड बाई में रखा हुआ था और हमारी जगह फिर इन्फेंट्री को बुलाया गया, BSF वगैरह को, और हमको मूव टू कारगिल का मौका मिला। हम लोगों को 24 घंटे का टाइम मिला। हमने 24 घंटे के अंदर ही फटाफट अपनी तोपों को तलोलिंग पर लगा दिया। हजारों तोपे फायर कर रही थी। आपको पता है विभोज थी, रॉकेट थी, बड़ी बड़ी तोपें थी। हमारी तो लाइट रेजिमेंट थी 120 मोटर, तो जस्ट इन्फेंट्री के ऊपर, तलोलिंग के ऊपर लगाया। लगाने के बाद में सभी को मौका दिया कि भाई तलोलिंग के ऊपर फायर करो। 10-15 दिन लगे थे तलोलिंग के ऊपर फायर करते, टारगेट हिट नहीं हो रहा था। तो फिर हमारी रेजिमेंट को क्योंकि वो बोले यार ये छोटी लाइट रेजिमेंट ये क्या करेगी। फिर CO ने बोला साहब एक बार चेक तो कर लो, कम से कम हमारे को मौका दो। तो 7वें दिन हमको मौका मिला कि चलो भाई 1 राउंड गन फायर। तो ये हमारे लिए मौका था। CO ने बोल दिया देखो भाई ये हमारी छोटी रेजिमेंट है और जो भी होगा अभी 1 राउंड गन फायर मिला। लेकिन भगवान को एक मंजूर था। जैसे ही हमारी 12 तोपों ने फायर किया, 40 टोपर मैं था, पहला ही राउंड दुश्मन के हिप और हिट हो गया। तो फिर मौका मैं बोल देता हूँ, चलो शॉर्टकट में बता देता हूँ सर। 1 मिनट बीच में बताता हूँ, सर को टाइम नहीं है और नेताजी भी सुनते ना, सैनिकों के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहता। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ
अगर टाइम होता तो 90-47 नहीं होता, 65-63 नहीं होता, 71 नहीं होता, और 99 के अंदर हम खुद थे, उसके बाद युद्ध होगा भी नहीं मतलब। तो सैनिकों के लिए सच में बता रहा हूं आपको, किसी के पास भी डरने से भागम भाग रहते हैं। राष्ट्र के प्रति जो समर्पित है, देखो हम लोग खड़े रहते हैं, थोड़ा अगला संतरी 2 घंटे तक 4 घंटे तक भी नहीं आएगा, तब भी हम पोस्ट नहीं छोड़ते मतलब। तो ये है सैनिकों का एक देश के प्रति समर्पित मतलब। और हम लोग क्या 2 घंटे नहीं दे सकते क्या सैनिकों के लिए? ये चलता रहेगा सर, आप बैठिए। नहीं ऑर्डर की बात नहीं है, सीनियर है हमारे। मगर देखो हम कोई ये राम रावण हमने देखा नहीं है, कोई ऐसी जीवनी नहीं सुनानी, साक्षात उस सैनिक की कहानी सुना रहे जो आपके सामने, कोई बनावटी बातें नहीं बोल रहे, जो हमने जिया हुआ है। तो तरोली के ऊपर 12 के 12 तोफन किया, 40 टो के ऊपर मैं था, पहला ही गोला दुश्मन के ऊपर हिट हो गया, और हमने सोचा भाई इन्फेंट्री के ऊपर गोला गिर गया, क्योंकि स्टैंड पास दे दिया और बायोडाटा वगैरह लिया गया। और आपको पता है रेजिमेंट में हम भी जैसे अभी बोलते वैसे थे, तो अच्छे भी आदमी थे, बुरे भी थे। बोला ठोक दिया अपने इन्फेंट्री के ऊपर। मैंने बोला जो भी होगा वो देखी जाएगी। मेरा सीनियर हवलदार सुभाष चंद्र हिमाचल का रहने वाला, जम्मू का रहने वाला, मैं हरियाणा का, मेरा जो लोडर सबसे मेहनती आदमी वो सतारा सांगली का रहने वाला बंदा थाने उमेश, एक बंदा हमारा जो नंबर 2 था वो मेरठ का रहने वाला चंद्रा, चारों आदमी अलग अलग, मगर लक्ष्य हमारा एक ही था। 5 आदमी मिलते थे मगर 4 ही थे लड़ाई के अंदर। तो स्टैंड पास मिल गया, आगे से टीम आई, भाई क्या हुआ? बोले किसने फायर किया? बोले सर मेरे को मुचड़ बोलते थे। बोला सर मुचड़ ने। बोला बेटा ठोक दिया तूने अपने ऊपर? मैंने बोला जो भी होगा देखी जाएगी। मेरा हवलदार बोला बेटा टेंशन मत ले। मैंने बोला टेंशन ये है सर, कोर्ट मार्शल होगा अगर गलत राउंड चला गया तो। मगर उसने बोला पहले मेरा होगा, यही तो रोड़ा है आपका होगा पहले। मगर फिर नीचे से टीम आई, एक आईजी वगैरह पूरा चेक किया, बोले यार बाकी तो सब ठीक ठाक है। फिर ऊपर से जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो टीम आई, तो हम तो 13,000 की हाइट के ऊपर से नीचे से देख रहे थे, भाई गाड़ी गुड़ी आ रही है, कार कोर VIP। फिर वो धीरे धीरे करके आधे पौने घंटे में ऊपर आए, तो सब भरे पिए बैठे थे। बोला किसने फायर किया? बोले सर इसने। तो हम लोग स्टैंड बाई में खड़े थे और डाटा वगैरह चेक किया, मेरे कंधे पर हाथ रख के हवलदार जी से हाथ मिलाया और नीचे चले गए। और नीचे फिर भारत माता की जय हो रही थी। हमने सोचा भाई बकरी का गला कटने वाला इसलिए जय बोल रहे हैं। फिर हमारे BC साहब ने बोला कि ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है, जो इतने दिनों से हम लोग जिस टारगेट के ऊपर हम लोगों को राउंड चाहिए था वो टारगेट अपने रेजिमेंट का मिला है, और अपना ही पहला गोला हिट हुआ है। उसी टारगेट के ऊपर पूरी भारतीय सेना ने तोलोनी के ऊपर लड़ाई लड़ी थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड की बात थी, मेरी यूथ के लिए और मेरे लिए भी। तोलोनी के ऊपर ही हमने बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, एम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। लड़ाई के अंदर सर आप मानोगे नहीं, आज भी वो कारगिल की ड्रेस रखी हुई है जो हमने पहनी थी। 2 महीने तक जवानों ने जूते नहीं बदले किए थे, जूते फट चुके थे। मतलब ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें इस चीज का महत्व भी नहीं था कि हमें राशन मिले या जूते मिले, हमें एम्युनिशन ज्यादा ज्यादा मिलना चाहिए था। खाने पीने की कोई भी उधर नहीं थी। दिन के अंदर हम लोग वहां छुप के रहते थे, कहीं पर भी कोई बंकर नहीं बने थे। आजकल तो बहुत फैसिलिटी हो गया, गाड़ियां वहां तक जाती है। अभी मैं 2019 में गया था तो देखा उधर तो पहचान में नहीं आ रही थी हमने कहा युद्ध लड़ा था। हम तो ये सोच के गए थे यार उधर जाएंगे उधर देखेंगे, कुछ भी पता नहीं चला। तो ट्रोलिंग पे युद्ध लड़ने के बाद वो वहीं पर 5100 4875 ऐसे कारगिल युद्ध 2 महीने तक चला था। अगर मैं पूरी लड़ाई की बात बताऊंगा तो आपको पता बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे करते करते हमने 8 जगह गन पोजिशन को चेंज किया, जिसमें चाहे विक्रम बत्रा हो, टूराज राइफल हो, YK जोशी जनरल थे जो अभी, सबको हमने फायरिंग सपोर्ट दिया। लास्ट लड़ाई लड़ते लड़ते हम काफी हमारे जवान हमारे भी शहीद हो गए थे। मेरा दोस्त मुकेश कुमार, हम दोनों बड्डी थे। नई शताब्दी चलने वाली थी, दोनों ने कसम खाई थी कि देखेंगे भाई नई शताब्दी कौन देखेगा। हर बार फायरिंग होता था, सीनियर बोलते थे ऐसे मत किया करो, क्योंकि वहां को पता नहीं था। जैसे हम 10 आदमी हैं, आपको पता है 10 में से क्या पता 5 चले जाए, 5 रह जाते। हमारा भी नंबर आने वाला था, और हंसते हंसते देखी जाएगी जो भी होगा कोई बात नहीं, हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए। ऐसे करते करते युद्ध की तरफ एडवांस बढ़ रहे थे। सारी पोस्टें लड़ने जीतने के बाद में लास्ट में जब टाइगर हिल की लड़ाई रह गई, ये लड़ाई पूरी रात को लड़ी थी। टाइगर हिल के ऊपर हम लोगों ने सवेरे 9 बजे एक नाले से पीछे तोपों को चढ़ा दिया, फिर एम्युनिशन चढ़ा दिया। लगभग 11 बजे तक हम लोगों ने वो कार्य कर दिया। बिल्कुल आगे झरना बह रहा था, ऐसे नाले के अंदर हम चढ़ रहे थे, इधर भी नाला उधर भी नाला, और आगे जाके स्पोर्टिंग बंद हो गया था और हमने अपनी तोपों को लगा दिया। हमें नहीं पता बिल्कुल ऊपर ही टाइगर हिल है। हमारे अंदर जोश था, भाई हाथी निकल गया और पूंछ बाकी है, और जोश के साथ माहौल जरूरी चाहिए। हर बार रात को फायरिंग होती थी। इस बार सोचा कि एक राउंड रात को परेशानी नहीं होगी, एक राउंड दिन में फायर करके देख लेते हैं। तो जैसे ही 1 राउंड गन का फायर आया, हमने दुश्मन के ऊपर एक ही राउंड फायर किया था। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, सैकड़ों राउंड हमारे ऊपर आ गए, तितर बितर हो गए। हर बार आते थे। इस बार क्या था कि नाले में फंस चुके थे, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था,
और पीछे मुड़ के देखा, टैटू कंपनी थी, हमारे पतीले, राशन वूसन सब हवा में था। ट्राइम हो गया था, मतलब जिसको जहां बचना है बच जाओ। अब वहां पर छुपने का कोई भी साधन नहीं था। नीचे से ऑर्डर आ गया, भाई छुप जाओ। अब कहाँ छुपे? तो मैं भी धीरे धीरे बता रहा हूँ, उस टाइम तो भागम भाग हो रही थी, मतलब क्योंकि युद्ध भूमि है। तो मेरा दोस्त मुकेश कुमार और हम दोनों थे। मैंने बोला चले, बोला नहीं चलेंगे। दोनों क्या करेंगे? भार बार की तरह बोला लड़ेंगे। मैंने बोला जिसको ज्यादा तनख्वाह मिल रही है वो चलेंगे, हम दोनों क्या करेंगे? बोला कुछ भी हो लड़ेंगे। उनका वर्डिंग था, अगर आपको डर लग रहा तो आप जाइए। मैं भी चुपचाप से बैठ गया। चंद सेकंड बाद जो हमारी AK-47 तोप के ऊपर रखी थी, उसने बोला चलो चलते हैं। वो AK-47 लेने के लिए, हालांकि सीनियर वो था, मुझे ही बोल सकता, लेकिन वो जैसे उधर बढ़ा मैं इधर बढ़ा। बीच में हमारे पत्थरदार बम गिर रहे थे और मैं इधर, जहां पर हमारे पंडित जी धर्मगुरु जो कुमोती सिंह साहब थे, वहां पर प्रभु का नाम ले, उधर हमने भी अपनी मुंडी डाल लिया। 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हुआ और हमारे धर्मगुरु बोल रहे थे भैया भगवान को नाम जपो, माता रानी को याद करो, किसी को भी याद करो, कुछ भी होने वाला। देख लो आप खुद सोचिए कि 16,000 हाइट है, 90 आदमी एक छोटे से गड्ढे के अंदर, ऑक्सीजन की भी कमी है, एक के ऊपर एक था, किसी की भी मृत्यु नहीं हुआ था। जब हम निकले तो देखा भाई सब आदमी जिंदा है। तो बोले दूसरा कहा? मैंने बोला सर वो उधर भागा था। बोले ठीक है चलो आ जाएगा। हर बार इसका जान माल का क्या नुकसान हुआ, हर बार देखते थे, इस बार भी चलने लगे। देखो भाई पापा बैटरी इधर, हमारी क्यों बैटरी इधर। चलते चलते ऐसे मांस के टुकड़े पड़े हुए। तो हमने, जूनियर थे हमको इतना नहीं था, 5-6 साल नौकरी थी। हमारे जो सीनियर थे उनसे पूछा सर ये क्या है? बोले यार इतने पक्षी आ गया, कोई इतना धनाधुन फायरिंग हुआ, चलो चलते हैं। थोड़ा आगे चले, एक मांस का टुकड़ा और पड़ा हुआ। तो हमने बोला सर ये, बोला यार कोई गीत आ गया होगा। तो जैसे ही आगे बढ़े और हमारे जो खेमराज राणा सर थे हवलदार जी, उसने बोला मुकेश, और वो बैठ गए। मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन उड़ चुकी थी, ब्लड चल रहा था, धड़कन चल रही है, नमक चल रही है। ये देख करके सब हैरान हो गए। तो मैंने अपना जो कोट निकाला, क्योंकि हम तो जिगरी दोस्त थे, धक्का सबको लगता है, और उसको कोट लगाया। लगाने के बाद मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया। उस टाइम बड़ी एक पीड़ा हुई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। आज नेताजी को मैं क्यों बोल रहा था, 26 जनवरी, 26 जुलाई, 15 अगस्त सिर्फ एक दिन ही सैनिकों के लिए रहता है। हम लोग सैनिक कितनी कुर्बानियां देते हैं, कितना दिल के अंदर घाव लेके घूमते हैं। उस पीड़ा को कोई नहीं समझता। उस पीड़ा को समझने के लिए या तो उस सैनिक परिवार के साथ रहना पड़ेगा, या तो इस भारतवर्ष की ये वर्दी पहननी पड़ेगी, तब आप सैनिक की पीड़ा को समझेंगे। 500 कुछ आदमियों ने शहादत दी थी कारगिल के अंदर, आज भी हमें नाम याद नहीं है। वादे के मुताबिक मैंने बोला सर मेरे को तो वादा किया था हम दोनों ने जन्म में मरने जीने का, मैं इनके अंतिम संस्कार को, इनकी पार्थिव शरीर को मैं लेके जाऊंगा। सीओ ने मना कर दिया, नहीं, एक लेयर चला गया, दूसरा तुम चले जाओगे, दोनों तोपों को कौन फायरिंग करेगा? युद्ध भूमि में ऐसा नहीं होता है कि आप हताश हो जाओ। बस मुझे परमिशन मिली कि आप इसके पार्थिव शरीर को, जहां पर डेड बॉडी अपनी रखी रहती वहां तक जाने का मौका मिला। 4:30 बजे मैं मेरे दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर निकला था। 2:30 बजे गुमरी मध्यान में पहुंचा। पहुंचने के बाद में उसका जो निशान चेक करने होते हैं, निशान चेक किया, अगरबत्ती लगाई। अगरबत्ती लगाने के बाद में अंतिम प्रणाम किया और बोला, हे दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। पाँव को हाथ लगाए, कसम खाई। वापस टाइगर हिल के ऊपर 10-11 बजे तक पहुंच गए। उस दिन हमने युद्ध नहीं लड़ा और उस दिन हमने पूरी तैयारी किया और अगले 3 दिन तक भारी फायर स्पोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लगा करके अपनी दोस्त की शहादत का बदला लिया। इस युद्ध भूमि में मेरी बटालियन लगभग 10,000 गोले फायर किए, 12 गैलेंट्री अवार्ड मिला, कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला और आज मेरी बटालियन का नाम 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मुझे भी बहुत प्राउड है कि मैं ऐसी बटालियन का हिस्सा हूं और इस भारतीय सेना का अभिन्न अंग हूं। उसके बाद में कभी भी हम लोग आराम से नहीं बैठते। 2 साल बाद पार्लियामेंट में अटैक हो गया, ऑपरेशन पराक्रम शुरू हो गया। ऑपरेशन पराक्रम में हम लोगों को दोबारा से फिर बॉर्डर पर लगा दिया गया, राजस्थान बॉर्डर पर। राजस्थान बॉर्डर पर लगाने के बाद में वहां पर भी अभी फायरिंग हो गई, या शिफ्टिंग करो, वहां शिफ्टिंग करो। उसके बाद में युद्ध नहीं हुआ। मूविंग का ऑर्डर आ चुका था। मूविंग का ऑर्डर आने के बाद में वापस हमारा मेन लोकेशन सिकंदराबाद में था। अनलोडिंग हुआ, अनलोडिंग के दौरान में बम ब्लास्ट हुआ और मेरा हाथ उड़ गया। हाथ में ऐसे लेके बैठा हुआ था और 3 आदमी थे हम लोग। हवलदार जी था, उसको भी लगी, मुझे ज्यादा लगी, एक बंदे को कुछ नहीं लगी। हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने बोला ही द डेथ, क्योंकि मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा पेट फटा हुआ है, पूरी आंतड़ी वगैरह भाग थी। और मैं ये जब मेरे दोस्त मुझे उठा रहे थे तो मैंने बोला रो मत, उनको लग रहा था कि आखिरी पल है इसका, क्योंकि जिस सैनिक की आंतड़ी तक बाहर है तो कैसे सहारा लगेगा। मैं आखिरी लफ्ज है इसके जो भी है। और डॉक्टर के पास जैसे हॉस्पिटल पहुंचे, बोला सर मुश्किल है। तो सीओ ने बोला कुछ तो कर सकते हैं। तो धड़कन वगैरह देखी, बोले सर थोड़ा बहुत धड़कन चल रही है, 5% चांसेस है इसकी ताकत
सीओ ने बोला नो प्रॉब्लम, मैं साइन करता हूँ, आप ऑपरेशन शुरू करिए और यहाँ पर मेरे लिए पूजा पाठ शुरू होगी। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला। 17 बोतल मुझे खून की चढ़ा था और 17 बोतल खून की चढ़ने के बाद में डॉक्टर ने बताया कि 72 घंटे का टाइमिंग है, अगर होश में आएगा तब इसको बताएंगे कि क्या आगे की प्रतिक्रिया। मगर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। और जैसे मेरी आंखें खुली मैंने देखा मेरे साथी खड़े हुए, नॉर्मल था, पूरा मुझमा सब कुछ जल चुका था, पूरा शरीर बर्बाद हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ पाँव भी कट चुके हैं। हाथ का इतना पता था कि हाथ तो नॉर्मल है, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना कट चुका है। उसके बाद मेरे बंधु ने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने सीओ को फोन किया कि सर जवान को होश आ गया है, और सीओ साहब के मुंह से निकला कि अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोले सर मैं डॉक्टर हूँ या आप डॉक्टर हो? अरे बोला सर मैंने उस लड़के को देखा है कारगिल में, अभी होश आ गया, देखना। वो सीओ साहब की वर्डिंग थी, गोली हुई और आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ। तो कहानी यही खत्म नहीं हुई है, कहानी आगे इसके आगे शुरू होती है कि मैं क्रॉस कंट्री करता था 52 किलोमीटर तक, और अपने आप को, हम भी यंग थे, 25-26 साल 27 साल की उम्र में चोट लगी तो कर लो दुनिया मुट्ठी में रखते थे। तो ये कंडीशन हो गई, 6.5 फुट की मेरी हाइट थी और मैं एकदम से बैकफुट पा गया था कि क्या करूंगा, मेरे साथ ही क्यों, अभी क्यों हुआ। कोई पूछता था कैसे हुआ तो मेरे आंखों में आंसू हो जाते थे। मगर फिर पुनर्जन्म होता है, मेरी वाइफ बच्चों को बुलाते हैं। मेरी वाइफ की उम्र मात्र 22 साल की उम्र, 1.5 साल का मुझे बच्चा दोबारा फैमिली में से 3 महीने से दोबारा से फैमिली में थी फैमिली। तो जैसे आती थी मैं मेरे साथियों को दाने संतोष को बोलता था कि पाँव का आगे तकिया लगा देना ताकि मेरी वाइफ को ये ना पता चले मेरी टांगे में नहीं है। तो जब भी वाइफ हॉस्पिटल में आती तो साइड में बिठा देते वाइफ को और मेरे आगे तकिया लगा देते, तो वाइफ को इतना पता चलता था कि मेरा हाथ हो रहा है। तो ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। काफी दिनों बाद जब मेरी पट्टियां खुल गई तो एक दिन मेरे पूरा एक्सरसाइज कर रहे थे, तब मेरी वाइफ को वंटर में बिठा के लेके आए। उस टाइम तो वंटर चलती थी और देखा उन्होंने ये बंदा कौन है, बेचारे के हाथ पाँव भी नहीं, लेकिन उसको नहीं पता था मैं ही हूँ। तो उसने देखा, उस टाइम तक दुख कम हो गया था, उसने भी सहन शक्ति की और मैंने भी देखा कि चलो भाई जो भी हुआ है, फिर भी यही नहीं हुआ है। मैंने बड़े सोचता था कि यार कैसे होगा। मैंने एक पढ़ लिया था कि मेरी वाइफ किसी को ये ना बोले सर आपको तो पता है मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है, मेरे बच्चे किसी को ये ना बोले कि अंकल आपको तो पता है मेरे पापा को हाथ पाँव नहीं है। मैंने बोला इस परंपरा को बंद नहीं करना है और दूसरा कोई नहीं करेगा, स्वयं को उठना पड़ेगा। और जो इंसान अपने बीवी बच्चों की देखभाल नहीं कर सकेगा और राष्ट्र को क्या करेगा। तो इसलिए मैंने अपने आप को मन में ठाना और सोचा कि तुमने खड़ा होना है, इस परिवार के लिए खड़ा होना, अपने बीवी बच्चों के लिए खड़े होना है। तो मैंने सोचते 6-7 महीने बाद मुझे भूत की तरह पाँव मिले और दोबारा से इस मातृभूमि को मैंने नमन किया कि हे माँ, जैसे तूने मेरे बचपन में चलना सिखाया था, मुझे दोबारा से तुम आशीर्वाद दे और मैं दोबारा चल सकूं। और उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, आज भगवान परशुराम की तरह मैं हमेशा चलता ही रह रहा हूँ, निरंतर रुक भी नहीं रही। तो उससे ये पीड़ा आती है कि आज छोटी छोटी चीजों को लेकर हम बैठ जाते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आप ये सोचिए मैं कौन सी पीड़ा लेके आपके सामने पेश हूं, मैं क्या बोलूं, आप बताइए मुझे। मैं एक ही चीज बोलता हूं कि हे भगवान, तुमने जितना भी छोड़ दिया वो भी तेरी मर्जी है। क्योंकि आज हर आदमी क्या सोचता है, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। नहीं, सिर्फ करने वाला वो ऊपर वाला है, वही करने वाला है जो कुछ करने वाला। सिर्फ हमने सच्चाई के और सत्य का रास्ता देखना चाहिए। मतलब और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं 2019 में कारगिल में गया तो मैं 17,000 की हाइट पे, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, जैकेट भी नहीं था, नॉर्मल में घूम रहा था मैं। आप गूगल पर नायक दीपचंद डालोगे तो देख सकते हो। तो प्रथम सीढ़ी जनरल विपिन रावत देखा, भाई ये बंदा कौन है, ऐसे छोटा सा बोना आदमी ऐसे घूम रहा है। तो मैं बोला यार टोपी लगाई हुई 8 लड़की, तो बोला मिसाइल मैन तुम यहाँ, मैंने बोला हाँ। तो वीपी मलिक तो जनरल थे कारगिल लड़ाई में। उसने बोला यार बाकी चीज तो ठीक है, तुम आया कैसे हो? मैंने बोला सर चल कर गए। पता चल के तो आया है। हम 10 बार सोचते हैं कि 17,000 की हाइट पे ठंडी इतनी है, तुम नॉर्मल में ऐसे घूम रहा है। मैं तो अचंभित हूँ, 10 बार सोचता हूँ कि आऊँ कि नहीं आऊँ बोले। और कभी कभी मौका मिलता आने का तो सोच समझ के आना पड़ता है। तुम ऐसे घूम रहा है बिना उसकी ड्रेस के, ये था वो था। मैंने बोला सर पूरा जीवन तो इधर समर्पित किया है, तो किस चीज का डर है, कोई सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं है मतलब। तो ये 25 तारीख की बात थी। फिर उसने मैंने स्लोट मारा तो मैंने उनको स्लोट मारा, वही कैप्चर हुआ और पूरी मीडिया में आया। 26 तारीख को जब हम कारगिल विजय दिवस में क्यों गया था, मैं इसलिए गया था कि आज भी आप लोगों सबको पता है कि भाई अपने सेना में अफसर प्रधान रहते हैं, हर काम वही रहते। तो मैंने बोला साहब हम लोगों को तो नंबर ही नहीं आता कभी कभी, और हम तो कोई मिलिट्री वार्ड भी नहीं, तो हमारा नंबर कब आएगा, हमने भी तो युद्ध लड़ा है ना। ये बताने के लिए मैं गया था। तब उन्होंने मेरे को बोला कि यार इतने बंदे हैं, रियल में अगर कोई योद्धा है तो तुम है कारगिल योद्धा। तो जनरल विपिन रावत ने मुझे कारगिल योद्धा की उपाधि 2019 में दी थी। और वो क्यों दी थी, मेरे को उसने कहानी पूछा। मैंने बोला सर मेरी वाइफ को दिखाने के लिए लेके आया हूँ, ये हर बार बोलते रहती पता नहीं युद्ध लड़ा कब दिखाएगा। तो मैं बोला साहब 20वीं वर्षगांठ है, क्या पता कब बाउंड्री लग जाए। तो मैंने बोला एक बार वाइफ को दिखा देता हूँ
कि भाई यहाँ पर हमने कद्दू में तीर मारे थे। तो ऐसा नहीं है, सबने योगदान दिया है, मगर एक हमने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि सैनिक कभी पीछे नहीं हटता है, या तो तिरंगे के अंदर लिपट के आता है या तिरंगा लहरा के आता है, मगर पेट नहीं दिखाता है। जैसे महाराष्ट्र में एक दो शब्द बोलते ना कि वो क्या बोलते हैं मराठी में, घुटनों को क्या बोलते हैं, घोड़े, कि भाई तुम्हारा दिमाग घोड़ों में रहता है। तो भाई घोड़ों में हमेशा दिमाग रहता है, क्योंकि हम दुश्मन के सामने अपने घोड़े टेकते नहीं है, दुश्मन के घोड़े टिकाते हैं मतलब। तो ये होता है एक सैनिक की परंपरा। तो जीवन में कभी भी हताश मत हो। और 2 लाइनें मैं आपको एक कविता के माध्यम से बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि जो मैंने अभी कहानी बताई है वो कविता के माध्यम से आप लोगों को, क्योंकि युद्ध भूमि में एक युद्ध अलग चल रहा होता है, और जब हॉस्पिटल में एक सैनिक रहता है उधर एक अलग युद्ध चल रहा होता है। तो दोनों का कम्युनिकेशन क्या होता है उस युद्ध भूमि के अंदर और हॉस्पिटल के जो युद्ध चल रहा होता है उसके अंदर, क्योंकि हर सैनिक तो जिंदा रहता नहीं, या तो बाउंड्री लग जाती है, सुनाने के लिए मौका नहीं मिलता। तो कोई हमारे जैसा आदमी मिला है मौका, तो मैं बताता हूं। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो शत्रु से थी, यह लड़ाई मृत्यु से है। वो लड़ाई सम्मान की थी, यह लड़ाई प्राण की है। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। और जब मुझे चोट लगती है, युद्ध हो और खून बहे, युद्ध हो और खून बहे, सेना में आम कहानी है, पर आज बारी है मेरे खून से धरती की प्यास बुझानी है। विश्वास हमेशा रहता था, विश्वास हमेशा रहता था, हर युद्ध जीत कर आऊंगा, पर आज लग रहा है शायद मैं ये युद्ध ना जीत पाऊंगा। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। और जब मेरे साथी मुझे उठा रहे होते हैं हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, उस टाइम की क्या गाथा होती है। उस युद्ध में मैं साथियों से कहता, उस युद्ध में मैं साथियों से कहता, आगे बढ़ो, प्रहार करो, आज वो मुझे कह रहे हैं सर थोड़ा इंतजार करो, सर थोड़ा इंतजार करो। लड़ाई वो भी थी साहस की, पर ये है थोड़ा धैर्य की, लड़ाई वो भी थी साहस की, पर ये ज्यादा है धैर्य की। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। और जब हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया, आप लोगों को बताया, डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया, और उसके बाद में क्या होता है कि प्राणों की बाजी लगाकर, प्राणों की बाजी लगाकर शत्रु पर जो वार किया, शत्रु को तो मार दिया, बाजी शायद मैं हार गया। लड़ाई वो भी थी एक ऑपरेशन, लड़ाई यह भी है एक ऑपरेशन। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर यह थोड़ी ज्यादा है। और अंतिम में जब घर वाले आते हैं, माँ बाप रिश्तेदार, जो आप लोगों को मैंने बताया, मुझसे ज्यादा मुश्किल मेरे घर वालों की कथा थी, मुझसे ज्यादा मुश्किल मेरे घर वालों की गाथा थी। माता पिता पत्नी बच्चों, बड़ी उनकी व्याथा थी। एक उनकी आंखों का मैं एक इकलौता तारा था, उनकी दुनिया का ही मैं एक सहारा था। मेरी थी मुश्किल थी, पर उनकी थोड़ा ज्यादा थी। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो थी जरा मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा थी। और अंतिम जब पूरी रात ऑपरेशन चला था, 17 बोतल खून की चढ़ा था, 72 घंटे मुझे डॉक्टर ने बोला था बचने के लिए। तो उस टाइम आखिरी क्षणों में आंख खुली, एहसास हुआ, आंख खुली, एहसास हुआ, जीवित हूं इतना विश्वास हुआ। आंख खुली, एहसास हुआ, जीवित हूं इतना विश्वास हुआ। सीओ साहब बोले ये लड़ाई हम जीत गए, और डॉक्टर साहब मुझे बोले बेटा ये लड़ाई भी तुम जीत गए। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। तो साथियों, जीवन में कभी भी हार मत मानो। और मेरे लिए मैं 2 लाइनें बोलता हूं साथियों, कि चाहे हाथ पांव हो ना हो, चाहे हाथ पांव हो ना हो, बची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो बहुत बीमारियों को कम कर सकती है। तो खुश रहना खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहना खुशी है तुम्हारे लिए। कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। मैं पूरे सैनिक परिवारों का, जितने भी मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, पूरे कैप्टन साहब, पूरे सेक्टर का, और सभी दत्ता सले का भी, और सभी जो मंच पर उपस्थित है, सभी का हार्दिक गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। सर आपका भी बहुत हमें प्राउड हो रहा है, आपके साथ आज बैठने का मौका मिला। और 2 लाइनें इस राष्ट्र को समर्पित कर करके मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूं। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमंता कर आराधना करेंगे तेरी, जन्मदिन
मातर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।